दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। इसी विचार के साथ मैं नीतू गर्ग, लेक्चरर इन हिस्ट्री, आप सभी का हमारे मंच लर्न एट होम विद नीतू गर्ग और नवोदय क्रांति परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 11 के लेसन नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन मेसोपोटामिया सभ्यता का भाग 3 करेंगे। आज हम देखेंगे मेसोपोटामिया के सामाजिक और शहरी जीवन की विशेषताएं। आज हम मेसोपोटामिया की देन, प्रमुख नगर, साथ ही हम आज गिलगेमिश महाकाव्य की जानकारी भी एकत्रित करेंगे। अंत में हम काल रेखा जानेंगे और इसके साथ ही आज हमारा पाठ पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले सामाजिक वर्ग की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, आमेतु, मशकिंतु और अन। जो आमेतु है इसमें सम्राट वर्ग, राजे महाराजे, उनके बड़े बड़े दरबारी अफसर अधिकारी शामिल थे। मशकिंतु वर्ग जो था मध्यम वर्ग लोगों का समूह था। इसमें सभी बुद्धिजीवी, कारीगर, बढ़ई, लेखाकार ऐसे लोग शामिल थे। अर्ध में भूमिहीन कृषक और मजदूर वर्ग शामिल था। उस समय सम्राट वर्ग अर्थात उच्च वर्ग का उदय हो चुका था और इस बात का पता हमें उस समय की मिली खबरों से पता चलता है। जितना शक्तिशाली, जितना अमीर व्यक्ति होता था, उसके साथ उतनी ही बहुमूल्य वस्तुएं दफनाई जाती थी। फिर हम करेंगे नगर योजना। वैसे तो मेसोपोटामिया जो है पूरे विश्व को सबसे पहले शहरीकरण का परिचय देता है, लेकिन फिर भी उर नगर में हम इस नक्शे से देख सकते हैं, इस चित्र से देख सकते हैं कि नगर योजना का बहुत बड़ा अभाव था। गलियां संकरी थी, छोटी, तंग, टेढ़ी मेढ़ी थी, जहां किसी भी गाड़ी का जाना बड़ा मुश्किल होता था। इसीलिए पेट पर लाद कर बोरे अंदर ले जाए जाते थे। कूड़ा कचरा अक्सर गलियों में डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से गलियां ऊंची हो जाती थी, कीचड़ से भरी रहती थी और घर जो थे वो नीवे हो जाते थे। ऐसे में फिर दहलीज बना दी जाती थी और दहलीज बनाकर जो था उसमें उसे आने से रोका जाता था। जल निकासी घरों के भीतर ही की जाती थी, जिस वजह से काफी परेशानियां का सामना करना पड़ता था। और एक बात यह थी कि घरों के आंगन खुले तो होते थे, लेकिन गोपनीयता बनी रहे इसीलिए रोशनदान और खिड़कियां नहीं रखी जाती थी। जितनी भी रोशनी घरों में आती थी वो दरवाजों के माध्यम से आती थी। कुछ ऐसी भी बातें सामने आती हैं कि जो हमें लगता है कि अंधविश्वास टाइप की थी, कि जैसे सामने का दरवाजा किसी दूसरे के घर की ओर खुले या ना खुले, अगर नहीं खुलता तो सौभाग्य देता है और अगर खुलता है तो वो बुरी बात है। दूसरा, अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुले, मतलब आमतौर पर हम देखते हैं ना कि घर के दरवाजे अंदर की ओर खुलते हैं, वो अपने घर के दरवाजे बाहर की ओर खोलते थे। अगर घर का दरवाजा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनती है। ऐसी उनकी सोच थी, ऐसे उनके कुछ विश्वास थे। कुछ हमें समाधियां भी पाई गई हैं इवन के, जहां पर लोग अपने घरों के फर्श के नीचे ही अपने परिवारजनों को दफना देते हैं। उसके बाद है परिवार। उस समय एकल परिवार प्रणाली प्रचलित थी, माता पिता और अविवाहित बच्चे। हालांकि शादीशुदा बेटा अपने पिता के साथ ही रहता था और पिता परिवार का मुखिया होता था, अर्थात पितर प्रधान समाज की प्रणाली थी। पितर प्रधान समाज था, परिवार थे। फिर हम बात करेंगे विवाह संस्था की। विवाह संस्था यहाँ की एक अनोखी देन थी, जिसके तहत क्या था, सबसे पहले विवाह के लिए इच्छा प्रकट की जाती थी, घोषणा की जाती थी। वधु के माता पिता सहमति देते थे, वर पक्ष के लोग वधु को कुछ उपहार देते थे। जब सभी विवाह की रस्में पूरी हो जाती थी तो उपहारों का आदान प्रदान होता था। एक साथ बैठकर मंदिर में भोजन किया जाता था और उसके कुछ समय बाद वधु की सास उसे लेने के लिए घर आती थी। पिता अपनी पुत्री को उसकी दाई का मतलब उसके हिस्से का धन या कुछ दहेज रूपी सामान देता था, जबकि उसकी संपत्ति पर उसके पुत्रों का ही अधिकार होता था। फिर हम कब्रिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान जो था वो बना हुआ था। कब्रिस्तान में कब्रें होती हैं,
क्योंकि उस समय लोग दफनाए जाते थे। इसमें कुछ आम राजाओं की, आम जनसाधारण लोगों की समाधियां भी मिली हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी पाया गया है कि साधारण घरों में फर्शों के नीचे भी परिवारजनों को दफना दिया जाता था। और राजाओं की समाधियों के साथ बहुत सारी वस्तुएं, इवन के दास, बहुमूल्य इत्र, गहने, ऐसी चीजें भी दफनाई जाती थी, क्योंकि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मरने के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे। अब हम बात करेंगे प्रमुख नगरों की। सबसे पहले हम बात करेंगे उरुक नगर की। उरुक नगर जो है मेसोपोटामिया का सबसे फेमस नगर माना जाता है। उरुक नगर जो है सबसे प्राचीन है। बगदाद से 250 किलोमीटर की दूरी पर फरात नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्थान 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ, और जब इसका उत्थान हुआ 3000 ईस्वी पूर्व में, तो उस समय इसका क्षेत्रफल 250 हेक्टेयर था। लेकिन 200 वर्षों के बाद अर्थात 2800 ईस्वी पूर्व में जो क्षेत्रफल है वो 400 हेक्टेयर हो जाता है। हमें मेसोपोटामिया से मिली पट्टिकाएं बताती हैं कि इस नगर की स्थापना एलमर्कर ने की। यहाँ की प्रमुख देवी जो थी वो इन्नाना थी, और इसके अलावा एक अन्य प्रसिद्ध शासक जो थे गिलगेमिश थे। हम गिलगेमिश महाकाव्य के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ये बहुत ही अनूठा ग्रंथ है जो मेसोपोटामिया के जीवन की झलक हमें प्रदान करता है। 3000 ईस्वी पूर्व में ही हमें उरुक नगर से वारका शीर्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। मैंने पिछले कुछ भागों में आपको इसके बारे में बताया है। जो कि बेहद सुंदर स्त्री की मूर्ति है, जिसकी आंखें, जिसके सिर का जो गमछा है, और ये सब चीजें बहुमूल्य रत्नों से बनी हुई हैं, जो कि मेसोपोटामिया में नहीं मिलती थी, बल्कि बाहर से मंगवाई गई हैं, जो सफेद संगमरमर से बनाई गई है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे उर नगर की। पहले हमने किसकी की थी? उर, फिर हम उर। तो हमने बात की थी कि बगदाद से कितनी दूरी पर है। देखिए बगदाद क्या है, आज का जो हम इराक गणराज्य है, हमने सबसे पहले पढ़ा था ना कि मेसोपोटामिया आजकल किस देश में है, तो इराक में है। तो इराक की राजधानी बगदाद है, और बगदाद से दक्षिण की ओर जो है उरुक। और अब हम बात करेंगे उर। बगदाद से 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में फरात नदी के किनारे उर नगर है। ये व्यापारिक नगर है और बंदरगाह नगर है, अर्थात ये समुद्र के किनारे लगता है, फरात नदी के पास लगता है। उर नगर की स्थापना मेसनी पद ने 2670 ईस्वी पूर्व में की थी। यहाँ पर नगर नियोजन की कमी थी। अभी हमने बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि नगर नियोजन की जो कमी थी, अभाव था, वो उर नगर में कैसे था। यहाँ से हमें शाही कब्रिस्तान भी मिला है, और यहाँ के प्रमुख देवता का नाम नन्ना है। फिर हम करेंगे मारी। मारी के बारे में हमने भाग 1 में बड़े विस्तार से पढ़ा था कि कैसे ये व्यापारिक नगर था, कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ से दूसरे देशों में जाती थी, और किस प्रकार से ये प्रत्येक आने जाने वाली वस्तुओं पर 10% टैक्स लगाते थे। और यहाँ पर जो सबसे फेमस राज्य हैं वो एमोराइट समुदाय के थे। मारी एक प्रमुख व्यापारिक नगर 2000 ईस्वी पूर्व में एमोराइट वंश के शासकों ने इसका गौरव जो है बहुत ऊपर कर दिया था। ड्रैगन यहाँ के प्रमुख देवता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी जातियों के राजा बनते रहे हैं, अकर्ती, एमोराइट, असीरियाई, आर्मीनियन, लेकिन एमोराइट सबसे शक्तिशाली शासक थे। जिमरीन शासक ने यहाँ प्रसिद्ध राजमहल और प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। इस राज्य के संबंध तुर्की, सीरिया, लिबनान और ईरान आदि देशों के साथ थे। फिर हम बात करेंगे किश नगर की। ये दजला और ये फरात नदियां हैं, और इनके बीच में जो एरिया पड़ता है वो है किश नगर की बात करेंगे। ये भी एक प्राचीन नगर है। बेबीलोन से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जलप्लावन के समय स्थापित होने वाला सबसे पहला नगर केशी है, क्योंकि मैंने आपको छोटी सी स्टोरी भी बताई थी नोआ की कि कैसे जल प्लावन होता है। और जल प्लावन के बाद सबसे पहले जो स्थापित होने वाला नगर था वो क्या था? किश था। इसका उत्थान 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ है। इसका उत्थान कब हुआ बच्चों? 3000 ईस्वी पूर्व में।
और कुबा यहाँ की शासन करने वाली सबसे पहली रानी थी। ठीक है, सबसे पहली शासिका का नाम क्या था? कुबा। इस नगर का प्रमुख देवता जवाबा था। यहाँ से एक विशाल महल, एक मंदिर और 3 जिगुरात और कुछ समाधियां मिली हैं। जिगुरात क्या है? जो नगर देवता का मंदिर होता है और सीढ़ीदार मीनार होती है, उसे हम जिगरात कहते हैं। आगे हम इसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम बात करेंगे लगश की। लगश नगर देखिए, यहाँ उर्ग और उर से थोड़ा ऊपर लगश, सुमेर का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण नगर। इसकी राजधानी गिरसू, लगश की राजधानी गिरसू। इसका प्रथम शासक उर्नीना और इसका प्रमुख नगर देवता निनगिरसू। गुड़िया यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शासक था। निन्वे जो है दजला नदी के तट पर है, क्योंकि हम साथ में निन्वे शासक की बात, निन्वे नगर की बात भी करेंगे। नीनस प्रथम शासक और असीरियाई शासकों की राजधानी। अशुरबनिपाल सबसे महत्वपूर्ण शासक था निन्वे का। नाबू मंदिर में भी उसने प्रसिद्ध पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। अब निन्वे देख लेते हैं। निन्वे जो है ददला नदी के किनारे पर बना हुआ एक प्रसिद्ध नगर है, दजला नदी पर। फिर हम निवरूद की बात करेंगे। दजला नदी के पूर्वी तट पर 1800 ईस्वी पूर्व में नीनस की स्थापना करवाई गई थी और असीरियाई शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। सेनाचार्य ने यहाँ एक राजमहल का निर्माण भी करवाया था और ये 210 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा था। फिर हम बात करेंगे निमरूद की। ये भी दजला नदी के किनारे पर है। प्राचीन काल में कलहू के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना असीरिया के शासक सालमेनेस्वर प्रथम ने 1295 में की थी और असुर नासिरपाल ने निमरूद को अपनी राजधानी घोषित किया था। उसने यहाँ पर एक विशाल राजमहल की स्थापना भी करवाई और साथ में एक जिगुरात भी बनवाया। फिर हम बात करेंगे बेबीलोन की। हमने देखा था पहले भाग में कि मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को बेबीलोन के कारण बेबीलोनिया कहा जाता था। ये बहुत बहुत प्रसिद्ध वहां का नगर था। बेबीलोन नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित था। इसकी राजधानी बेबीलोनिया थी। इसकी स्थापना अकद के शासक सारगेल ने की थी। हामुराबी के शासनकाल में इस नगर ने सबसे अधिक उल्लेखनीय विकास किया। 625 में नेबोपोलासर ने बेबीलोन के गौरव की स्थापना की। विशाल जिगुरात अर्थात सीढ़ीदार मीनार भी बेबीलोन का एक आकर्षण का केंद्र रहा है। फिर हम पढ़ेंगे गिलगेमिश महाकाव्य। प्यारे बच्चों, ये अपने आप में बहुत ही अनूठा ग्रंथ रहा है। असल में एनमरकर के बाद कुछ समय बाद जो शासन करने वाला शासक था, कहाँ पर? उरुक में, उसका नाम गिलगेमिश था। अत्यंत बहादुर शासक था और उसने 2700 ईस्वी पूर्व वहां पर शासन किया है। उसका महाकाव्य 2000 ईस्वी पूर्व में 12 पट्टिकाओं में लिखा गया है और इसमें गिलगेमिश के बहादुरी भरे कारनामे और मृत्यु का मानव पर विजय का प्रतीक है। गिलगेमिश महाकाव्य के अंदर न केवल सुमेरियन बल्कि विश्व साहित्य का भी विशेष स्थान है। गिलगेमिश उरु का एक प्रसिद्ध शासक था और इसकी रचना 2000 ईस्वी पूर्व में 12 पट्टिकाओं में की गई थी। बेहद शक्तिशाली शासक और उसने अपने अनेक प्रदेशों को अधीन करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और अपने नगर के चारों ओर एक दीवार का निर्माण भी करवाया था। वो इतना बहादुर था, उतना ही ये अत्याचारी था। इसके अत्याचारों से परेशान होकर आम जन ने देवताओं से प्रार्थना की कि वो इसका अंत करें और इस पर अनु देवता ने देवी अरूर को आदेश दिया कि वो एक ऐसे देवता की रचना करे जो गिलगेमिश को मार सके और इस आदेश की पालना करते हुए देवी ने एनकिडू नाम के एक योद्धा की रचना की जो आधा आदमी था आधा जानवर। अब इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और जब इन दोनों के मध्य युद्ध होता है तो वो एक दूसरे की बहादुरी से इतने प्रभावित होते हैं कि मित्र बन जाते हैं। उसके बाद
देवताओं को और भी अधिक डर लगने लगता है। फिर दोनों ने मिलकर एक भयंकर राक्षस हुम्बाबा का वध करने का निर्णय लिया, जिसके मुंह से आग बरसती थी, और गिलगेमिश ने बड़ी चतुराई के साथ उसका भी अंत कर दिया। इसके बाद गिलगेमिश जो था उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। इससे प्रभावित होकर देवी इस्तर मन ही मन गिलगेमिश को चाहने लगी, लेकिन गिलगेमिश बहादुर था लेकिन पत्थर दिल था। वो तलवार का धनी था, सौंदर्य का भूखा नहीं था। उसके ऊपर देवी इस्तर की किसी भी विनती का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी ओर एनकेडू एक सुंदर नर्तकी के जाल में फंस जाता है, प्रेम जाल में, जिससे देवता क्रोध हो जाते हैं और एनकेडू को मौत के नींद सुलाने का फैसला करते हैं। उसके बाद एनकेडू रोगग्रस्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर गिलगेमिश स्तब्ध रह जाता है। वो स्वप्न में भी सोच नहीं सकता था कि एनकेडू जैसा बहादुर व्यक्ति भी कभी मर सकता है। उसने 7 दिनों तक अपने मित्र की मृत्यु का शोक मनाया। एनकेडो की मृत्यु के बाद गिलगेमिश को यह भी चिंता सताने लगी कि ऐसे तो वो भी मर सकता है, तो उसने अमरता को प्राप्त करने का फैसला किया। वो दुनिया के इधर से उधर हर कोने में गया। उसके बाद उसे उत्तनापिष्टम की याद आती है। उत्तनापिष्टम क्या था कि वही जीव था जो जल प्लावन के बाद इकलौता धरती पर बच गया था। उसे देवताओं ने अमरता का वरदान भी दिया था। जब वो उत्तनापिष्टम से मिलता है तो उत्तनापिष्टम उसे धरती के नीचे एक वृक्ष के बारे में बताता है जो अमरता प्रदान करता है। डुबकी लगाकर जल के नीचे से गिलगेमिश वो पेड़ भी ले आता है, लेकिन काफी थका होने की वजह से उसे नींद आ जाती है और उसकी सुगंध से प्रभावित होकर एक सांप उस पौधे को चुराकर भाग जाता है। जब गिलगेमिश की नींद खुलती है तो वो ये देखकर फिर से बहुत हैरान होता है, और लेकिन वो समझ जाता है कि उसे अमरता प्राप्त नहीं हो सकती। अंत में गिलगेमिश जो है अपने नगर में वापस आता है और वर्षों के पश्चात अपने नगर को देखकर भाव विभोर हो उठता है। वो कहता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और उसका नगर का भरपूर आनंद लेंगे। इस बात से उसे सांत्वना मिलती है। मैंने यहाँ पर कुछ चित्रों को कलेक्ट किया है ताकि आप समझ सकें कि गिलगेमिश और एनकेडू की कथा जो है मेसोपोटामिया और पूरे विश्व को कैसे प्रेरित करती है और कैसे ये महाकाव्य जो है आज भी लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। ये वही पेड़ है जो ले जाता है, और यहाँ बताया गया कि एनकेडू किस प्रकार से बहादुर था। यहाँ पर गिलगेमिश जो है किस प्रकार से देवी ईस्टर को नाराज कर देता है, और ये पट्टिकाएं हैं जहां पर गिलगेमिश महाकाव्य लिखा गया था। और ये वो चित्र है जिसमें गिलगेमिश बहुत दुखी होता है एनकेडू की मृत्यु पर, और ये भी उरुक नगर का ही एक चित्र है। फिर हम पढ़ेंगे जिगुरात। ये बहुत अनूठे और चर्चा के विषय में रहता है कि जिगुरात क्या है। मेसोपोटामिया में स्थानीय देवताओं के मंदिर को जिगुरात कहा जाता था। जैसे अनु जो है वो सूर्य देव थे, नन्ना चंद्र देव, एनकी वायु देव, इनाना प्रेम और युद्ध की देवी। इसके अलावा हमने एक सबसे पहले पढ़ा था उर, वो भी चंद्रदेव थे, उर्ग नगर। इसमें कई मंजिलें होती थी। देखिए कई लेवल है, बॉटम लेवल है, अपर लेवल है। जो निचला स्तर है ये तो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था, जबकि जो ऊपरला लेवल था इट वाज रिजर्व फॉर द चीफ प्रीस्ट। ये ऊपरली मंजिल जो है मुख्य पुरोहित के लिए आरक्षित थी। यहाँ पर केवल मुख्य पुरोहित ही जा सकता था, रह सकता था। जिगुरात जो होते थे ये धार्मिक गतिविधियों के केंद्र होते थे, और इसको हम ये भी कहेंगे कि जिगुरात जो थे सीढ़ीदार मीनार थे, बहुत ऊंचे होते थे, और ये वहां के स्थानीय देवता का मंदिर होता था। फिर हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता की पूरे विश्व को क्या देन है। देखिए सबसे पहले शहर और शहरी जीवन मेसोपोटामिया ने दिया। दूसरा सबसे बड़ी जो देन थी वो लेखन कला थी, जिसमें कालगणना
और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा भी मेसोपोटामिया ने ही हमें दी है। समय की गणना करना उन्हें आता था। उन्होंने, मेसोपोटामिया के लोगों ने, एक वर्ष को 12 महीने, एक वर्ष को 4 हफ्तों और फिर एक दिन को 24 घंटों और एक घंटे को 24 मिनट में विभाजित किया हुआ था। मेसोपोटामिया के लोगों ने हमें सूर्य और चंद्र ग्रहण की गणना करना भी सिखाया। इस प्रकार से मेसोपोटामिया ने हमें शहरी जीवन दिया, लेखन कला प्रदान की, उसके साथ ही गणित के अंदर, खगोलीय विद्या के अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का अनुमान लगाना सिखाया। तो मेसोपोटामिया अपने आप में एक अनूठी सभ्यता थी, जिसका विश्व को अमूल्य बहुमूल्य देन है। लेकिन देखिए, इसे हम कैसे जान पाए, क्योंकि हमें इनकी लिखित सामग्री मिल पाई। किसी भी इतिहास के अंदर वो पीरियड सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जब हमें उसके बारे में लिखित में प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं। अंत में हम काल रेखा देखेंगे। लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व खेती की शुरुआत होती है। 5000 ईस्वी पूर्व में सबसे पुराने मंदिर बनते हैं। 3200 ईस्वी पूर्व में लेखन कार्य की शुरुआत होती है, लेकिन 3200 में ही जो है वहां पर उरुक नगर की स्थापना शुरू हो जाती है। कांसे के औजारों का इस्तेमाल भी 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू होता है। 2700 से 2500 के बीच गिलगेमिश जैसे पुराने राजाओं की कथाएं शामिल हो जाती हैं। 2600 ईस्वी पूर्व में कीलाकार लिपि, जो सुमेरियन भाषा से जुड़ी हुई थी, उसका विकास होता है। 2400 ईस्वी पूर्व में अकदी भाषा सुमेरियन का स्थान ले लेती है। 2370 में सारगोन अकद सम्राट बनते हैं। लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में कीलाकार लिपि का प्रसार, महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन नगर का उद्भव होता है। 1800 ईस्वी पूर्व में गणितीय मूल पाठों की रचना होती है और 1100 ईस्वी पूर्व में असीरिया राज्य की स्थापना होती है। फिर होता है लोहे का प्रयोग शुरू और 1000 ईस्वी पूर्व में 720 से 610 के बीच असीरिया साम्राज्य की स्थापना होती है और 680 से 627 ईस्वी पूर्व के बीच असुरबनिपाल का शासन शुरू होता है, जिसके बारे में हमने उसके पुस्तकालय से भी पढ़ा था। 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया। लगभग पहली शताब्दी में अकदी भाषा और कीलाकार लिपि प्रयोग में रही और 1850 में कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना गया, पढ़ा गया और फिर हमारे सामने एक सुसज्जित शहरीकरण की देन देने वाली, लेखन कला को शुरुआत देने वाली सभ्यता आ जाती है। इसके साथ ही आज हम अपने इस पाठ को समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।